Good morning, students. This is a lecture which is in the continuation of the previous lecture, that is John Dryden as a critic. So this is basically on his critical work, that is essay on dramatic poesy. I have given you the background of this essay on dramatic poesy, what are the inspirational thing or what is the inspiration behind it, and I have discussed the characters also, but still I am starting with the characters. This essay on dramatic poesy starts with the conversation between four of the characters, and the name of the characters are Eugenius, that is in real life name is Sir William Deverden. It is said that it is the real life character whom Dryden has given the name Eugenius. Crites, Sir Robert Howard, Lycidius, the Earl of Orrery, and Neander. Neander is Dryden himself. So let's start with the discussion of this. So Lycidius belongs to French, Neander is in English, Crites is supporting the ancients, and the Eugenius is supporting moderns. So critics view, start with the critics view. So he is saying here that ancients are better than modern writers. Because Crites is saying here Crites is arguing, and Crites is saying that ancients are better than modern writers because modern writers imitates ancients, still rely they rely on Aristotle and Horace, because what modern are doing, modern are only imitating Aristotle and work of Horace. They are not doing anything new. So he is saying that ancients are better, and he is giving another argument. दूसरा argument देते हैं, कहते हैं writers are good because ancient writers are good because they imitate nature faithfully and mirror नेचर इन द वर्क. तो फिर वो पहला पॉइंट ये कहता है कि जो एंशंट्स होते हैं वो बेटर होते हैं क्यों और मॉडर्न नहीं होते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न है वो क्या करते हैं, वो आज भी एरिस्टोटल और होरेस के वर्क पर रिलाई कर रहे हैं. एंशंट ने कम से कम अपना तो कुछ लिखा था. तो और दूसरा आर्ग्यूमेंट वो ये देते हैं कि जो एंशंट राइटर्स थे वो ही बेटर थे, वही गुड थे, क्योंकि वो नेचर को कम से कम फेथफुली इमिटेट करते थे और वो नेचर को मिरर समझते थे अपने वर्क का. ही दे होल्ड अ मिरर इन द नेचर एंड इन देयर वर्क. और थर्ड पॉइंट वो ये कहते हैं दे आर बेटर बिकॉज दे हैव यूज्ड ऑल द 3 यूनिट ऑफ टाइम. उन्होंने जो ड्रामा की 3 यूनिट्स होती है टाइम की, वो उन्होंने पूरी यूज़ की थी. लाइक ड्रामा में उन्होंने सेम सेटिंग और सेम टाइम सेटिंग और टाइम सब यूज़ किया था. मगर मॉडर्न्स जो थे वो ये फॉलो नहीं करते. मॉडर्न राइटर्स होते हैं वो यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो नहीं करते. जैसे कि पहले जो वर्क होता था उसमें अगर एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, अगर किसी हीरो की यूथ की बात हो रही है, तो वो पूरी की पूरी फिल्म या पूरी की पूरा ड्रामा उसी यूथ में ख़त्म हो जाता है. और लेकिन अगर मॉडर्न में क्या होता है, अगर बचपन से शुरू करते हैं, हीरो के बचपन से शुरू करते कुछ दिन दिखाते हैं, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, तो उसकी पूरी लाइफ स्पैन दिखा देते हैं. तो हम यूनिटी ऑफ टाइम को ओबे नहीं कर रहे हैं. तो ये वो कहते हैं कि जो टाइम की यूनिटी है वो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट जो हैं वो अच्छे से फॉलो करते हैं और इंग्लैंड के लोग नहीं फॉलो करते. तो इंग्लिश ड्रामा के लोग नहीं फॉलो करते. इस चीज़ को उन्होंने 3 पॉइंट में क्राइट्स बोलता है. क्राइट्स जो होता है, क्राइट जो कैरेक्टर है वो एंशंट्स को सपोर्ट करते हुए मॉडर्न्स को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि पहला तो जो एंशंट राइटर्स हैं वो अपना एक रियल वर्क लिखते हैं, और जो मॉडर्न्स होते हैं वो अभी भी इमिटेट कर रहे हैं एंशंट्स को. दूसरा वो ये कहता है कि दे आर गुड बिकॉज दे आर फेथफुल टू नेचर, और वो मिरर की तरह नेचर को कॉपी करते हैं. और तीसरा वो ये कहता है कि वो 3 यूनिट ऑफ टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं और मॉडर्न्स की तरह रिजेक्ट नहीं करते. फिर इसका जवाब देने के लिए यूजेनियस बोलता है, व्यूज़ ऑफ यूजेनियस बोलता है कि दो मॉडर्न्स हैव इमिटेटेड एंशिएंट्स बट वी एक्सेल देम. Although we have taken examples from them and we have imitated them, but we excelled them. We have made them the drama a better one. We have gone a step better forward. Ancient
lack originality. He is saying, Eugenides, who is supporting modern life, modern drama, he is saying ancient lack originality. They all talk about myths, Electra and Oedipus complex etc. But new modern wrote on new themes. वो ये कहता है कि जो पुराने लोग थे सही कह रहे हैं कि पुराने लोगों के वर्क पे ही हमारा नया वर्क जो है वो आया, बिल्डअप हुआ है, मगर जो एंशंट्स थे ना उनके अंदर ओरिजिनलिटी की कमी थी. उनका सारा का सारा वर्क जो था मिथ्स पे और इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स पे, इसी पे ही है. उनका कुछ नया काम नहीं था. लेकिन जो मॉडर्न है उन्होंने नई थीम्स पे वर्क किया है, इसलिए मॉडर्न बेटर है. फिर वो जवाब देते हुए दूसरी पॉइंट में कहता है एंशंट्स डिसरिगार्ड द पोएटिक जस्टिस. एंशंट जो होते हैं वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं पोएटिक जस्टिस को. लाइक वर्च्यू इज रिवॉर्डेड एंड वाइस इज पनिश्ड. उनके ड्रामा में अक्सर आपको पता है कि ट्रेजेडी में जो अच्छा होता है मर जाता था, उसकी डेथ हो जाती है, लास्ट में सब मर जाते हैं. तो वो ये कहता है कि जस्टिस डिसरिगार्ड द पोएटिक जस्टिस लाइक वर्च्यू इज रिवॉर्डेड एंड वाइस इज पनिश. मगर उनके ड्रामा में ऐसा नहीं होता. वो सबको डेथ हो जाती है, सब खत्म हो जाते हैं. तो जब अच्छे को भी पनिशमेंट मिल रही होती है, बुरा भी जा रहा होता है. तो वो ये कहता है कि जो एंशंट्स हैं उन वो डिसरिगार्ड करते हैं पोएटिक जस्टिस को. पोएटिक जस्टिस क्या है कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा मिले. वाइस वर्च्यू इज रिवॉर्डेड एंड वाइस इज पनिश. फिर ग्रीक एंड रोमन शोज द पावरफुल रिवॉर्ड टू इविल. ग्रीक ड्रामा और रोम के ड्रामेटिस्ट तो पावरफुल रिवॉर्ड भी देते हैं ईविल्स को. ईविल लोग जो होते हैं उनको ही जिता देते हैं अपने ड्रामा में आखिरी में. बट मॉडर्न गेट वर्च्यू ऑफ ओवर वाइसेस. मगर जो मॉडर्न लोग होते हैं, मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं, इन्होंने हमेशा वर्च्यू को जिताया है आखिरी में और वाइस को पनिशमेंट दी है. तो ये हमेशा सत्य का साथ देते हैं, सत्यता का साथ देते हैं. ठीक है. उन्होंने ये कहा कि आप अपने ड्रामा को इतना बता तो रहे हो, लेकिन आपके ड्रामा में पहला तो ओरिजिनलिटी नहीं है. आप लोग तो सिर्फ 3 चीज़ों पे बात करते हो, मिथ्स पे, इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स से बात करते हो. दूसरा, आप बात किस पे करते हो, आपके ड्रामा में पोएटिक जस्टिस नहीं होता. पोएटिक जस्टिस क्या हुआ कि आपको वर्च्यू को रिवॉर्ड करना है, वाइस को पनिश करना है. वर्च्यू मतलब अच्छे को रिवॉर्ड करना है और वाइस मतलब गलत को पनिश करना है. मगर आपके यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है. ये चीज़, ये टेक्निक तो हमारे मॉडर्न ड्रामा में देखने को मिलता है. और वो ये होता है कि हम वर्च्यू को ओवर वाइसेस पे विन कराते, जिताते. दे हैव नॉट डिवाइडेड प्ले इनटू एक्ट्स. तो एंशंट्स जो है ना वो उन्होंने प्ले को एक्ट्स में डिवाइड नहीं किया. उनका प्ले चलता ही जाता है, कोई एक्ट वाइज डिवीजन नहीं होता. तो दे हैव नॉट डिवाइडेड प्ले इनटू एक्ट्स, नो प्लॉट एंड एक्ट एक्सेट्रा. उनका तो कोई प्लॉट और कोई एक्ट एक्सेट्रा होता नहीं है. सो इट ब्रिंग्स, जो एक्ट वाइज हम डिवीजन करते हैं उससे क्या होता है, इट ब्रिंग्स ब्यूटी टू द ड्रामा. इफ़ डिवाइडेड इनटू एक्ट एंड प्लॉट्स एंड मॉडर्न्स की तरह अगर इनको एक्ट और प्लॉट्स में डिवाइड किया जाए तो ये ड्रामा बेहतर होता. अगर एंशंट्स भी ये टेक्निक अपनाते कि वो एक्ट्स और प्लॉट में डिवीजन करते अपना, तो फिर वो ड्रामा भी उनका टेक्निकली बहुत बेहतर होता. तो ये आर्ग्यूमेंट्स कौन दे रहा है, यूजेनिस दे रहा है, जो कि न्यू को सपोर्ट कर रहा है. क्राइट्स मीन्स एंशंट को सपोर्ट कर रहा है वो. तो उसने ये सब कुछ बोला था और ये आर्ग्यूमेंट्स व्यूज़ ऑफ यूजेनिस है. फिर क्या होता है, लेसिडियस अब अपना व्यू देगा. और लेसिडियस जो है वो फ्रेंच ड्रामा को, फ्रेंच प्ले को, आप लिख लेंगे, मैंने आपको स्क्रीन पे भी लिख दिया है. तो लेसिडियस जो है वो फ्रेंच प्ले को सपोर्ट करता है और वो स्ट्रिक्टली कहता है कि ये जो हमारा फ्रेंच प्ले है ना, ये फॉलो करता है यूनिटी. और यहाँ पे हमारा कोई सब प्लॉट नहीं होता है. हम यूनिटी को फॉलो करते हैं, टाइम की यूनिटी को, और हमारा कोई सब प्लॉट नहीं होता कि मतलब एक प्लॉट चल रहा है फिर अंदर कोई और प्लॉट चलने लग गया. एक प्लॉट टू इनटू प्लॉट होता है ना, ड्रामा इनटू ड्रामा. तो वो कहता है हमारा कोई सब प्लॉट नहीं होता है. दे नेवर यूज ट्रेजी कॉमेडी. और वो कहता है कि हम ट्रेजी कॉमेडी भी यूज़ नहीं करते कि हम कॉमेडी कर रहे हैं फिर हम ट्रेजेडी कर रहे हैं फिर हम कॉमेडी कर रहे हैं. ट्रेजी कॉमेडी आपको पता है, आप लिटरेचर के स्टूडेंट है कि ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है. तो वो ये कहता है कि इंग्लिश ड्रामा जो है ना वो एब्सर्ड है, बेकार है. क्यों? क्योंकि वो ट्रेजी कॉमेडी यूज़ कर करके एक इंटेंसिटी को कम कर देते हैं ड्रामा की. वो ये सब कुछ कौन कर रहा है, लेसिडियस कह रहा है. फ्रेंच ड्रामा को और फ्रेंच प्ले को सपोर्ट कर रहा है. फ्रेंच प्ले इज़ बेटर
दे मिक्स हिस्ट्री विद ट्रेजेडी एंड हाईलाइट इंटरेस्ट। फ्रेंच लोग जो होते हैं वो बेटर होते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री को ट्रेजेडी के साथ मिक्स करते हैं, मतलब ड्रामा के साथ मिक्स करते हैं और फिर हाईलाइट करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स को। स्ट्रिक्टली एडहर्स एंड फ्रेंच आर बेटर बिकॉज दे स्ट्रिक्टली एडहर्स टू पोएटिक जस्टिस, वर्च्यू इज़ रिवॉर्डेड। और ये जो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट है वो बेहतर भी है क्योंकि वो पोएटिक जस्टिस को एडहर करते हैं, पोएटिक जस्टिस के को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर जो वर्च्यू होता है उसको रिवॉर्ड करते हैं, अच्छे को अच्छा फल मिलता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तो कह रहे थे बुरे को बुरा फल होता है, वो था 3 तरह की फाइट होगी, आर्ग्यूमेंट होंगे। पहला होगा एंशिएंट और मॉडर्न से, दूसरा होगा फ्रेंच और इंग्लिश से, और तीसरा फिर हम फर्दर जाएंगे तो आपको बताते हैं। फिर इंग्लिश ड्रामा की अच्छाइयाँ बताएगा हमारा निएंडर। फिर यहाँ पे वो कहता है कि जो हमारी हिस्ट्री है ना उसको हम मिक्स करते हैं ट्रेजेडी से तो और हाईलाइट करते हैं इंटरेस्ट की बातें जो सच में हिस्टोरिकल इवेंट्स में हमारी हाईलाइटेड होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि हम पोएटिक जस्टिस को बहुत ज़्यादा एडहर करते हैं, मतलब हमारा कोई सही आदमी कभी गलत सज़ा नहीं पा सकता, हम हमेशा इसको बात का ख्याल रखते हैं कि हम अच्छे को अच्छा रिवॉर्ड मिले। और तीसरा वो ये कहता है कि जो हमारे प्लॉट होते हैं दे प्रीफर इमोशंस ओवर प्लॉट, हमारे इमोशंस बेटर होते हैं, हम प्लॉट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वायलेंट एक्शंस आर नॉट स्टेज्ड, जो डरावने से सीन होते हैं, खून खराबे के सीन होते हैं वो स्टेज पे नहीं दिखाए जाते। नॉट टू टेरिफाई बट टू रिपोर्टेड, वहाँ पर ना ये बस बोला जाता है कि उसका मर्डर हो गया, मर्डर होते हुए नहीं दिखाते। लेकिन आपको पता है एलिजाबेथियन ड्रामा में मर्डर होते हुए बाकायदा दिखाते हैं, खून से गला काट दिया, ब्लड शेड वगैरह दिखाते हैं क्योंकि वो पब्लिक को एक्साइट करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं। तो वो ये कहता है कि हम एक रॉयल तरीके का प्ले करते हैं, हम अपने इमोशंस का दिखावा करते हैं, प्लॉट का नहीं, मतलब चीखने चिल्लाने और ब्लड शेड को दिखा करके ड्रामा को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते। वायलेंट एक्शंस आर नॉट स्टेज, हम वायलेंट एक्शंस को दिखाते नहीं हैं। नॉट टू टेरिफाई बट टू जस्ट रिपोर्टेड, बस हम टेरिफाई नहीं करने के लिए दिखाते हैं कि गला काट दिया तब हमें पता चला मर्डर हो गया, हम जस्ट रिपोर्ट करता, उनका कैरेक्टर आके कहता है कि फलाने का मर्डर हो गया। फिर आगे वो कहता है कि फ्रेंच राइट्स इन ब्यूटीफुल राइम रादर देन ब्लैंक प्लेन वर्स एज इन इंग्लिश। यहाँ पे वो कहता है जो हम फ्रेंच हैं ना वो राइम्स में लिखते हैं, बहुत सारी अच्छी राइम्स लेते हैं, राइम्स एंड मीटर्स में लिखते हैं, और आपका जो ड्रामा है ना वो ब्लैंक प्लेन वर्स में लिखा होता है। तो आपको पता है कि हमारा जो इंग्लिश का ड्रामा है वो ब्लैंक प्लेन वर्स में लिखा जाता है। तो और वो फ्रेंच राइटर कहता है कि हम बेटर लिखते हैं क्योंकि हम ब्यूटीफुल राइम में लिखते हैं। अब निएंडर आता है, निएंडर इज सपोर्टिंग इंग्लिश एंड निएंडर इज वॉर हूँ जॉन ड्राइडन हिमसेल्फ। निएंडर आता है और निएंडर जो है आप अपनी व्यूज़ में सपोर्ट करेगा। वो किसको सपोर्ट करेगा? इंग्लिश थिएटर को, और उसके लिए वो पॉइंट्स बताएगा। तो अब वो सपोर्ट करता है निएंडर के व्यूज़ यहाँ पे देखते हैं। ही डिफेंड मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ऑल द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैव डेवलप हिज ओन प्रिंसिपल रादर दैन इमिटेटिंग द एंशंट एंड फ्रेंच और ग्रीस। वो कहता है कि जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट होते हैं ना इन्होंने अपने खुद के अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, वो किसी फ्रेंच को या एंशंट को नहीं कॉपी करते, ना ग्रीस को कॉपी करते, उन्होंने अपने खुद के थीम्स बनाए, अपने खुद के प्रिंसिपल बनाए। फ्रेंच ड्रामा डज नॉट इमिटेट लाइफ, एलिजाबेथियन फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रामा, बट फ्रेंच हैज़ एन एक्सेल्ड बट नेवर हैव सोल एंड लाइफ। फ्रेंच ड्रामा जो है ना वो रियल लाइफ को नहीं एक्सप्रेस करता है, एलिजाबेथियन जो है वो फुलफ़िल करते हैं इस रिक्वायरमेंट को कि रियल लाइफ को वो इमिटेट करते हैं, वो दिखाते हैं। और फ्रेंच ड्रामा भले ही एक्सेल करता है बट उसने कभी भी सोल एंड लाइफ नहीं दिखाता है, वो डेड से प्ले होते हैं फ्रेंच ड्रामा उनके। वो कहता है कि तुम्हारे जो फ्रेंच ड्रामा है ये डेड से होते हैं, हमारे ड्रामा जो एलिजाबेथियन ड्रामा है ये होते हैं सोल एंड लाइफ वाले। लैक इमोशंस, फ्रेंच ड्रामा लैक इमोशंस। वो कहता है कि जो फ्रेंच ड्रामा होते हैं ना उनमें इमोशंस की भी कमी होती है, बट इंग्लिश जो होते हैं वो सपोज इट इन बोथ वेज, इन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। जो इंग्लिश वाले होते हैं, इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश प्लेज हैं वो तो सरपास कर देते हैं इमोशंस को, ट्रेजेडी में भी और कॉमेडी में भी। अगर कॉमेडी लिख रहे होंगे तो उसमें भी इमोशंस बहुत होंगे और हर इमोशन का सही फ्लेवर पड़ा होगा, और अगर ट्रेजेडी होगी तो उसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स होंगे। तो वो सरपास कर देते हैं इमोशंस को, इतने ज़्यादा अच्छे इमोशंस का डिस्प्ले करते हैं।
वर्ड्स एंड डायलॉग्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड। वो कहता है वर्ड्स और डायलॉग्स जो है ना वो लॉन्ग एंड कोल्ड होते, किसमें, फ्रेंच में। लॉन्ग स्पीचेस नेवर सूट्स इंग्लिश ऑडियंस। वो कहता है तुम्हारे जो फ्रेंच के ड्रामा के जो लॉन्ग लॉन्ग डायलॉग्स हैं, वर्ड्स हैं, वो सब आपके लिए ठीक है, इंग्लिश ऑडियंस को बेटर नहीं लगता फिलोसफिकल बातें सुनना, वो रियल देखना चाहते हैं, तो हम रियल प्रेजेंट करते हैं। फिर वो कहता है मेरिट ऑफ इंग्लिश थिएटर को डिस्कस करता है, कौन, नियंडर। नियंडर मीन्स ड्राइडन। ड्राइडन इज बिकमिंग नियंडर इज बिकमिंग द माउथ पीस फॉर जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन के ने अपने माउथ पीस बनाया नियंडर को, और वो अपनी राय बता रहे। ब्यूटिफुली ही हैज़ पोर्ट्रेट एवरीथिंग इन अ कन्वर्जेशन। फिर वॉयलेशन ऑफ यूनिटी इज़ नॉट, यहाँ पर वो डिफेंड करते हुए कहते हैं अपने इंग्लिश थिएटर की वो मेरिट्स बताते हुए बताते हैं कि वॉयलेशन ऑफ यूनिटी इज़ नॉट हार्मिंग द प्ले, द सब प्लॉट इज़ वेल ऑर्डर्ड एंड इट मेक्स द ड्रामा वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल किंग लियर सब प्लॉट। वो ये कहता है कि जो वॉयलेशन ऑफ यूनिटी है ना, कि हम एक बार बच्चा दिखाते हैं, फिर एक बार बड़ा दिखाते हैं, फिर एक बार बुढ़ापा दिखाते हैं, उसमें हम सब कुछ वो वैसा हम यूनिटी ऑफ टाइम को डिसरिस्पेक्ट कर करके ड्रामा नहीं स्पॉइल करते, हम उसको ऐड करके यूनिटी ऑफ टाइम को ना मानकर अपने अलग अलग टाइम को कैरी कर करके ड्रामा को और इंटेंसिफाई करते और बेहतर बनाते। और जो सब प्लॉट होता है ना, वो हमारा यूं ही नहीं होता कि बस ऐसे ही एक कहानी चल रही फिर दूसरी ला दी, हम सब प्लॉट को बहुत ही ऑर्डरली मिक्स करते हैं, बहुत ही वेल ऑर्डर्ड रहते हैं हमारे सब प्लॉट, एंड इट मेक्स द ड्रामा मोर इंटरेस्टिंग। ड्रामा और अच्छा हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और वो एग्जाम्पल देता है किंग लियर का, लाइक कि सब प्लॉट्स जो होते हैं ना वो और बेटर बना देते हैं। द डेप्थ विल बी मिसिंग इफ़ यू एडहर्स बाय द यूनिटी ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम डिफरेंट इवेंट्स एंड एंजॉय इज़ मोर। अगर आप एक ही टाइम की बात करेंगे तो जो डेप्थ है ना वो मिसिंग होगी। अगर आपने बचपन की बात की तो ख़त्म कर दी तो वो मिसिंग हो जाएगी। अगर आप बचपन दिखाएंगे, फिर उसका ग्रोथ जवानी दिखाएंगे, फिर उसकी ग्रोथ दिखाएंगे कि वो बूढ़ा हुआ तो कैसे किया, तो उससे और इंटेंसिटी दिखाते हुए आप और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो जो यूनिटी टाइम को एडहर्ट ना करना है हमारे लिए, वो इसलिए नहीं है कि हम उसको ख़राब करने के लिए कर रहे हैं, हमारा प्ले और बेटर है। और जब हम ज़्यादा टाइम की बातें दिखाएंगे तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगे पब्लिक। तो हमारा तो मेन पर्पस ही है डिलाइट। फिर ट्रैजिक कॉमेडी इज़ गुड। अब यहाँ पे ट्रैजिक कॉमेडी कहा था ना कि आप ट्रैजिक कॉमेडी करते हो और इंग्लिश ड्रामा एब्सर्ड है, तो यहाँ पे ये डिफेंड करते हुए कहते हैं कि ट्रैजिक कॉमेडी इज़ गुड बिकॉज द स्ट्रक्चर प्रोवाइड यू कॉन्ट्ररी, it sets each other off and able to balance between tragedy and comedy. Tragedy and comedy does not destroy each other. Unpleasant sighs to pleasant sighs is natural, similar when a soul means tragedy to concise. तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि ट्रेजिडी कॉमेडी जो है ना, ट्रैजिक कॉमेडी जो है वो बेटर है हमारा। क्यों है बेटर? क्योंकि हम इंसान हैं और ना ही हम हर टाइम दुखी रहते हैं और ना ही हम हर टाइम बहुत खुश रहते हैं। जब इंटेंसिफाई हो जाए सीन्स तो हम एक ट्रैजिक कॉमेडी का सीन ले आते हैं ताकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, बैलेंस बना रहे। और जब हमारा सब बैलेंस सही हो जाता है कॉमेडी के थ्रू तो फिर हम ट्रैजिक सीन ले आते हैं। तो ट्रैजिक कॉमेडी जो है वो लाइफ का बैलेंस दिखाता है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम ऐसे ही हैं कि हम कभी खुश हैं कभी गम में हैं, हम हमेशा गम में या हमेशा खुशी में नहीं रह सकते। तो इसलिए हम और बेटर तरीके से नेचुरल चीज़ों को दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पर नेचुरल जो दिल को सही लगता है, नेचुरल है, वही दिखाते हैं और हम ट्रैजिक कॉमेडी को चूज़ करते हैं। बाय यूजिंग इट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट आर गोइंग फर्दर टू फ्रेंच एक्सीलेंस वेयर वी आर बेटर। वो ये कहता है कि हम जब ट्रैजिक कॉमेडी यूज़ करते हैं ना तो हम एक स्टेप और बेटर चले जाते हैं इससे। किससे? फ्रेंच ड्रामा से, क्योंकि फ्रेंच ड्रामा तो सिर्फ ट्रेजिडी यूज़ कर रहा है, हम और एक्सेल करते हैं इस ड्रामा को। ही सेड यू से ट्रेजिडी कॉमिक इज़ बैड बट योर मॉली राइटर्स आर यूजिंग इट itself। वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि तुम तो कह रहे हो कि ये ख़राब है, मगर मॉली जैसे जो ड्रामेटिस्ट हैं, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट मॉली जैसे, वो तो खुद ही इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे कहता है कि नहीं, ये ख़राब नहीं टेक्निक है, बिल्कुल नेचुरल टेक्निक है। जैसे इंसान बैलेंस चाहता है वैसे ट्रैजिक कॉमेडी जो है वो बैलेंस लाती है। फिर ही रिकग्नाइजेस दैट द टेम्परामेंट ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच आर डिफरेंट। English, like violence and rhetoric, seems of emotions.
फ्रेंच मस्ट नॉट लाइक इट। वो कहता है कि सुनो, मैं एक और बात बता दूं कि हमारा जो इंग्लिश क्राउड है ना, इंग्लिश ऑडियंस, वो डिफरेंट है तुम्हारे फ्रेंच क्राउड से। तुम्हारा जो फ्रेंच क्राउड है ना, उसे भले ही सब ना अच्छा लगता हो रेटोरिक और वायलेंस सीन, मगर हमारा जो इंग्लिश क्राउड है उसे बहुत पसंद है। तो इसलिए जब वो पसंद है तो हम उसे दिखाते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस है डिलाइट, हमें उनको खुश करना है, हमें उन्हें दिखाना है। फिर वो जो यहाँ पे क्राइट्स एंड नियंडर आपस में बात करते हैं। क्राइट्स कौन हो गया, जिसने एंशिएंट की बात की थी, और नियंडर कौन हो गया, जो कि इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा एंशिएंट राइटर्स के बीच में और इंग्लिश ड्रामा के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, क्राइट्स जो है वो कहता है राइम इज अननेचुरल टू ड्रामा अगेंस्ट राइमिंग ड्रामा। ही सेज दैट राइम इज अननेचुरल टू ड्रामा। हम ड्रामा में ये राइम वाइम क्या यूज़ करते हैं, तो और ये वो अगेंस्ट होता है ड्रामा के, ड्रामा में ये इसको यूज़ करने के राइम्स को। नो मैन कैन स्पीक इन राइम। वो कहता है कि हर आदमी हर टाइम राइम में बात नहीं कर सकता। तो वो यहाँ पर कहता है इन डे टू डे लाइफ में इसी तरह से राइम में ही हमेशा बात नहीं कर सकते। पर नियंडर यहाँ पे डिफेंड करता है और कहता है कि जो नेचुरल वर्ड्स जो होते हैं, इफ़ वी यूज़ इट इन अ बेटर वे, इन अ राइमिंग वे, राइम ऑर्डर गोज इन नेचुरल फॉर्म इज़ गुड। तो नियंडर कहता है कि दैट नेचुरल वर्ड इफ़ यू यूज इन नेचुरल राइम goes in natural form and it is very good when rhyme is made to look natural. So he is supporting the rhyme when it makes to look very natural, and Crites is not supporting the rhyme. फिर then Crites says, Crites यहाँ पे ये कहता है कि blank verse is a poetic form that look near to prose, so it is more suitable to be used in tragedy. blank verse को support करते हुए Crites कहता है कि ये तो ज़्यादातर प्रोज की भाषा जैसा लगता है blank verse, तो इसे ही यूज़ करना चाहिए हमें ट्रेजेडी में। बट नियंडर इट मीन्स ड्राइडन सपोर्ट्स पोएटिक राइम। तो ही सेड पोएटिक राइम शुड बी यूज इन ट्रेजेडी। ब्लैंक वर्स इज मेरली पोएटिक प्रोज नॉट एक्चुअल पोएट्री। तो वो कहता है ब्लैंक वर्स जो ना बस पोएटिक प्रोज है, वो एक्चुअल पोएट्री नहीं है, तो हमें पोएटिक राइम को यूज़ करना चाहिए। फिर क्राइस्ट जो है वो कहता है कि राइम शुड नॉट बी यूज बिकॉज ग्रेट ड्रामेटिस्ट नॉट यूज राइम्स। वो कहता है कि राइम ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट होते हैं ना, वो राइम नहीं यूज़ करते। क्राइस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा राइम को। पर नियंडर यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देता है और वो कहता है कि ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन लिटरेचर आर रिटन इन राइम लाइक संस्कृत, एपिक एक्सेट्रा ऑल्सो। तो कहता है जो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन के जितने भी वर्क है ना लिटरेचर के, वो सारे राइम में ही लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ड्राइडन सपोर्ट करते हैं राइम को। फिर क्या होता है, ड्राइडन जो है वो यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करता है चौसर को। तो कभी कभी ये इम्पॉर्टेंट भी होता है कि ड्राइडन ने क्या कहा है चौसर के लिए। इन चौसर वी फाइंड इन्फेंसी ऑफ इंग्लिश poetry because he was new but actually the very first and used it in maximums of his proficiency. तो ड्राइडन को क्रिटिसाइज करते हुए चौसर जो है क्रिटिसाइज करता है ड्राइडन को और कहता है कि ड्राइडन का वर्क अच्छा था, पर वो उस वर्क को पहली बार लिख रहे थे और उनका फर्स्ट था, तो इसलिए उन्होंने अपनी प्रोफिशेंसी तो पूरी यूज़ करी, मगर उनका थोड़ा सा इमेच्योर वर्क बताते हैं। सीरियसनेस को मिसिंग कहते हैं हाई सीरियसनेस मिसिंग है चौसर के वर्क में। चौसर हैज़ यूज रिच वैरायटी, हियर इज़ गॉड्स प्लेंटी सेट फॉर चौसर। तो चौसर ने अपने कैरेक्टराइजेशन में बहुत रिच वैराइटीज़ यूज़ करी हैं। आपको अगर चौसर पढ़ेंगे आप, तो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैरेक्टराइजेशन कैसा है। तो वो ये कहता है कि ये वर्ड जो है चौसर के लिए ड्राइडन ने यूज़ किया, हियर इज़ गॉड्स प्लेंटी सेट फॉर चौसर। कैरेक्टर्स इन कैंटरबरीज जो है उनके बारे में उसने कहा है कि वो बहुत रिच वैरायटी यूज़ करते हैं। ही प्रेज्ड चौसर बाय सेइंग unrefined diamond, though he is a diamond but needs refinement. He is saying that he is an unrefined diamond, मतलब बिना तराशा हुआ डायमंड, जबकि वो डायमंड है मगर उसको रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। He actually praises Chaucer in language in versification. Chaucer is an unrefined rough but a diamond. तो वो उनकी तारीफ भी कर रहा है और एक तरह से उनको लेस एफिशिएंट भी बता रहा है। यहाँ पे ड्राइडन ने शेक्सपियर और बेन जॉनसन को भी कंपेयर करते हुए बात की है और कहा है कि शेक्सपियर जो है ना वो होमर की तरह है, और जो आपका शेक्सपियर और बेन जॉनसन की बात कर रहा है, तो शेक्सपियर को होमर की तरह बताया और कहा है शेक्सपियर वॉज होमर, जॉनसन इज़ लाइक वर्जिल।
जॉनसन जो है वो वर्जिल की तरह है और शेक्सपियर जो है वो होमर की तरह है। ही एडमायर जॉनसन बट लव शेक्सपियर। वो कहता है मैं बेन जॉनसन को एडमायर तो करता हूँ, बढ़िया लगता है मुझे, मगर मुझे प्यार है किससे? शेक्सपियर से। ये ड्राइडन के वर्ड्स हैं। शेक्सपियर वॉज अ मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट। वो कहता है वो तो हर टाइम का है, वो तो सब इंसान जो मॉडर्न में थे और जो एंशिएंट में थे सब के लिए के बराबर है। एंशिएंट हैव लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। और उसका जो है अभी तक के जितने एंशिएंट और मॉडर्न आए हैं सबसे बड़ी सोल थी, सबसे ज़्यादा मतलब एफिशिएंट पर्सन था। और फिर इरेगुलर प्लेज ऑफ शेक्सपियर विच डू नॉट एडहर्स टू द यूनिटी बट ग्रेटर इन स्पिरिट बट बेटर देन फ्रेंच। वो ये कहता है कि जो आप उसके प्लेस जिनको आप ब्लेम करते हो कि उसके में कोई यूनिटी नहीं थी, वो एक तरह से ग्रेटर प्ले हैं, ग्रेट स्पिरिट प्ले हैं और वो बहुत बेहतर है फ्रेंच से। फिर ड्राइडन सपोर्ट्स हिम फॉर नॉट फॉलोइंग 3 यूनिटी ऑफ ड्रामा। उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं उसने 3 यूनिटी ऑफ ड्रामा नहीं फॉलो किया, मगर उसने जो 3 यूनिटी ऑफ ड्रामा फॉलो ना करके जो काम किया वो बहुत ही बेहतर है। ही कंपेयर्स बेन जॉनसन्स प्लेज एज अ साइलेंट वुमेन विच हैज़ 3 ड्रामेटिक यूनिटीज एंड स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड, एनालाइज हिज प्लेस प्रैक्टिकली एंड इज फ्लॉलेस एंड स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द रूल्स ऑफ एंशिएंट राइटर्स। दिस मेक्स ड्राइडन द वेरी फर्स्ट टू डू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टू डू जस्टिस ऑफ क्रिटिसिज्म। यहाँ पे उन्होंने बेन जॉनसन के जो प्लेज है ना उनको कहा है कि इनमें 3 यूनिटीज तो होती हैं लेकिन ये एक साइलेंट वुमेन की तरह है एंड स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड है। किस पे? जो पहले के रूल्स है ना उन्हीं पे कंस्ट्रक्टेड हैं। बेन जॉनसन के जितने ड्रामा हुए वो सब पहले वाले ही रूल्स पे कंस्ट्रक्टेड है और वो प्रैक्टिकली फ्लॉलेस भी हैं एंड स्ट्रिक्टली उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं जो एंशिएंट फॉलो करते हैं। मगर यहाँ पर उन्होंने इन सब बातों को कहने के बाद अपने आप को एज अ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, पायनियर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का और जस्टिस टू क्रिटिसिज्म का अनसेट सा एक पायनियर बना लिया है, क्योंकि ये पहली बार हुआ कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और जस्टिस कर रहे हैं हर क्रिटिसिज्म के साथ। वो हर एक कैरेक्टर को वो अपनी आर्ग्यूमेंट ही नहीं दे रहे हैं, वो हर एक आर्ग्यूमेंट को एक कैरेक्टर बता रहे हैं और हर एक आर्ग्यूमेंट को एक कैरेक्टर बताने से क्या होता है जब वो कैरेक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहा है तो वो बहुत ही बेटर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहा है एज इफ वही सही है, वही बेटर है। अगर निएंडर अपना प्रेजेंट कर रहा है तो क्राइट्स भी अपने बारे में बात कर रहा है और अगर क्राइट्स अपने बारे में बात कर रहे हो तो यूजेनिस भी अपने बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम अपने बारे में बताएंगे तो हम एक बेटर तरीके से पोर्ट्रे करेंगे बजाय इसके कि हम किसी और के मुंह से सुने। इसीलिए उन्होंने ये 4 कैरेक्टर में कन्वर्जेशनल स्टाइल में बहुत ही ब्यूटीफुली ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी को बताया है और आई होप आपको समझ में आया हो। और एक बार आप इसको पढ़ने के पहले या इसको पढ़ने के बाद एक बार ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़िएगा, यू विल thoroughly enjoy it. I hope you have understood.